Hello dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Bhuralal and today we were taught about replication of DNA. आज हम जो पढ़ेंगे वो replication of DNA के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो replication of DNA में ये हमें किसने बताया था, ये हमें उन दो साइंटिस्ट ने बताया था जिन्होंने हमें DNA का मॉडल बताया था। वो दो साइंटिस्ट कौन से हैं? वेटसन और क्रिक। वेटसन एंड क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में बताया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब क्या है। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब कि एक कॉपी बनाना, ठीक है। एक चीज़ हो, उसकी उसी सेम चीज़ की हम सेम ही कॉपी बनाए तो उसी हम कहेंगे रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब ये होगा कि डीएनए की कॉपी, मतलब डीएनए एक है और उसकी कॉपी बनाए तो वो दो बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ये कब होती है? जब क्या बोले, हम बोलते हैं ना, जो होती है रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसमें सेल डिवाइड्स होते हैं, ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तब होती है व्हेन सेल्स डिवाइड्स। जब सेल्स डिवाइड्स होते हैं उससे पहले वाला 3 प्रोसेस होते हैं, G1 है और S और G2 है। जो S प्रोसेस होता है या S मरहला जो होता है उस सेल के डिवाइड्स में, S मरहला जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? S फेस। इस लफ्ज़ का मतलब है कि सिंथेसिस। ये सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना। तो इस फेस में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब कि डीएनए अपना एक कॉपी बनाता है, ठीक है। वो कॉपी G2 फेस होती है, ठीक है, उसमें काम आती है, क्योंकि जब सेल डिवाइड्स होते हैं, जाहिर सी बात है उसका ऑफस्प्रिंग होता है, तो ठीक है, वो सेल्स डिवाइड्स होते हैं, उसका हर एक पार्ट्स डबल हो जाता है, उसका जो सेल का जो मास होता है वो भी डबल हो जाता है। तो मतलब कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना वो डबल हो जाती हैं। तो डीएनए भी डबल होता है, क्योंकि एक डीएनए पेरेंट्स में ही रहेगा और दूसरा डीएनए जो होता है वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा। इसीलिए मतलब हर एक चीज़ डबल हो जाती है, ताकि एक उसके ऑफस्प्रिंग में जाए, एक और उसके ही सेल में रहे, ठीक है, मतलब कि उसकी बॉडी में रहे, पेरेंट की बॉडी में, और एक जो बनता है, जो कॉपी बनती है, वो जाती है उसके ऑफस्प्रिंग में। तो इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, ये हमें वेटसन एंड क्रिक ने बताया था। इन्होंने क्या कहा कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, मतलब रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। सपोज करें हम एक डीएनए का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए का मॉलिक्यूल है, 2 स्ट्रैंड्स मतलब कि एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड है, ये डबल हेलिक्स के। सबसे पहले ये क्या होते हैं? ये अलग हो जाते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं, मतलब बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं आपसे। सपोज करें ऐसे, ये ब्लू स्ट्रैंड्स यहाँ आ गई और ये दूसरी ब्लैक, ये स्ट्रैंड्स यहाँ आ गई। अब डीएनए के मॉलिक्यूल में वैसे नाइट्रोजीनियस बेसेस भी होते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये 2 स्ट्रैंड्स या डबल हेलिक्स होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इनके अंदर जाहिर सी बात है, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, तो इनके अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, जो एडिनाइन, गायनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सपोज करें यहाँ इस पे एडिनाइन भी है, ठीक है, नीचे गायनाइन है, उसके नीचे गायनाइन है। सपोज करें यहाँ एडिनाइन है, ठीक है, एडिनाइन, गायनाइन, एडिनाइन, गायनाइन, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये जोड़े की फॉर्म में होती है, तो यहाँ मतलब कि यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ एडिनाइन के सामने होना चाहिए थायमाइन, गायनाइन के सामने होना चाहिए साइटोसाइन, थायमाइन, साइटोसाइन। अभी रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये 2 स्ट्रैंड्स, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो गए, उसके बाद एक दूसरी मतलब 2 स्ट्रैंड्स दूसरे बनते हैं।
दो स्ट्रैंड किस तरह से बनते हैं, एक स्ट्रैंड यहाँ बनती है और एक स्ट्रैंड यहाँ बनती है। सपोज करें ऐसे, ये दूसरी स्ट्रैंड बन गई, ठीक है, ये दूसरी स्ट्रैंड, और यहाँ भी दूसरी स्ट्रैंड बनती है इस तरह से, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रैंड जो बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं। अब देखो पहले नंबर स्ट्रैंड में क्या होता है कि ये यहाँ जहाँ 89 है तो इसके सामने क्या आ जाता है, थायमाइन, ठीक है, और यहाँ गायनाइन है तो इसके सामने आ जाता है साइटोसाइन। 89 थायमाइन, गायनाइन, साइटोसाइन। ऐसे मतलब नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो बनते जाएंगे तो एक स्ट्रैंड्स बन जाएगा, एक स्ट्रैंड्स बन गया तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये देखो डीएनए के मॉलिक्यूल यहाँ भी इस तरह से सेम ही होगा। यहाँ थायमाइन है तो इसके सामने आ जाएगा 89, साइटोसाइन है गायनाइन, थायमाइन है 89, थायमाइन है 89 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये दूसरी स्ट्रैंड्स भी बनती जाएंगी, यहाँ भी दूसरी स्ट्रैंड बनती जाएगी। अब जब ये बनती जाएंगी तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखो ये डीएनए का मॉलिक्यूल बन भी गया, इससे हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसको हम कहते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है इसे हम कहते हैं इट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव। ये मैं उसके बाद बताऊंगा, सेमी कंजर्वेटिव होती है, इसका रीज़न मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ 89 थायमाइन, गायनाइन, साइटोसाइन, यहाँ भी 89 थायमाइन, गायनाइन, साइटोसाइन ऐसे बनते जाएंगे तो डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। अब डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। अब इसमें देखो दो स्ट्रैंड्स जो अलग हुई थी वो कौन सी थी, वो ओल्ड डीएनए की थी, ठीक है, ओल्ड डीएनए की। सपोज करिए यहाँ जो थी वो थी ये ब्लैक कलर की, और यहाँ जो थी ये थी ब्लू कलर की, ठीक है, ये थी ओल्ड। और अब जो न्यू बनी है वो मतलब कि इसके डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर एक डीएनए खुद होता है और एक उसकी कॉपी होती है। ऐसा नहीं है कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है ना ये ऐसा है एक हो और ये अपनी दूसरी कॉपी बनाए इसके सामने, ऐसा नहीं हो सकता। दो स्ट्रैंड्स सबसे पहले अलग होंगे और उसके बाद वो जो दो स्ट्रैंड्स अलग हुए थे, ठीक है, उसमें एक स्ट्रैंड्स दूसरी भी आ जाएगी तो एक इस तरह से एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन भी जाएगा। अब बन भी गया, ठीक है। जब डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें एक स्ट्रैंड्स जो थी, सपोज करें वन स्ट्रैंड, वन हेलिक्स, ठीक है, वन स्ट्रैंड या हेलिक्स जो थी वो क्या थी, ओल्ड थी, एंड अदर जो थी हेलिक्स या स्ट्रैंड थी वो क्या थी, न्यू थी, ठीक है। एक मतलब न्यू स्ट्रैंड बनी या न्यू हेलिक्स बना और एक पुराना वाला हेलिक्स था। यहाँ भी ऐसा ही होगा, एक न्यू हेलिक्स, एक पुराना हेलिक्स था और एक न्यू हेलिक्स बना, इस तरह से एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो किताब में बता रहा है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, 89 है, थायमाइन, गायनाइन, साइटोसाइन, 89 थायमाइन। सपोज करें एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, कैसे मैं बताऊँ, ये सपोज करें ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। अब ये डीएनए अपनी कॉपी बनाना चाहता है, अपनी रेप्लिकेशन करना चाहता है, तो जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ये दो स्ट्रैंड्स सबसे पहले अलग होंगे, ठीक है। सपोज करें ये स्ट्रैंड अलग भी हो जाते हैं, ये देखो ये स्ट्रैंड्स अलग हो गए, एक ये बन गया और ये स्ट्रैंड्स दूसरा मछली बन गई, ये स्ट्रैंड ये हो गया, ये स्ट्रैंड। अब यहाँ हमने क्या बताया था, 89 थायमाइन, गायनाइन, साइटोसाइन, 89 थायमाइन। साथ ही बात है, यहाँ 89 थायमाइन होगा तो यहाँ क्या होगा, थायमाइन, 89 गायनाइन, साइटोसाइन है तो यहाँ गायनाइन, थायमाइन, 89, इससे बन गया। अब दो स्ट्रैंड्स अलग हो गए, यहाँ क्या था, यहाँ था थायमाइन, 89 थायमाइन, 89 साइटोसाइन, गायनाइन एंड थायमाइन और 89।
अब ये बन गया, ये दो स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब ये अपनी दूसरी कॉपी बनाएंगे। सपोज करें ये अपनी दूसरी कॉपी बना रहा है ऐसे, और ये अपनी दूसरी कॉपी बना रहा है। इसने मतलब इन दोनों ने अपनी दूसरी कॉपी बना ली। अब यहाँ क्या होगा, एडिनाइन है तो इसके सामने क्या होगा, थाइमाइन आएगा। यहाँ थाइमाइन है एडिनाइन, एडिनाइन गायनाइन है साइटोसाइन, और साइटोसाइन है गायनाइन, एडिनाइन है थाइमाइन, थाइमाइन है एडिनाइन। इस तरह से यहाँ भी ऐसे होंगे, थाइमाइन है, ठीक है, तो यहाँ एडिनाइन, थाइमाइन, थाइमाइन, गायनाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन, थाइमाइन। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। मतलब दो एक डीएनए का मॉलिक्यूल खुद एक उसकी कॉपी है, जिनमें एक न्यू स्ट्रैंड्स है और अदर वाला जो स्ट्रैंड्स है वो ओल्ड था। तो इस तरह से उन्होंने एक अपनी कॉपी बना दी। और ये कहता है कि ये जो स्ट्रैंड्स एक स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है, ये अपना दूसरा स्ट्रैंड्स बनाता है। मतलब रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान एक स्ट्रैंड्स है, ये एक स्ट्रैंड्स है, ये जब अपनी दूसरा स्ट्रैंड्स बनाता है तो ये उस तरह से होता है जब हम क्या एक मिरर में देखें अपनी शक्ल, या एक दूसरी को चीज़ मिरर में रखें तो वो उसका ही शक्ल नज़र आती है, ठीक, अपोजिट वाला शेप नज़र आता है। तो ये भी उस तरह से होता है, ये अपोजिट वाला शेप दिखाता है। मतलब कि ये क्या होती है, क्या बोले हम इसको, मिरर इमेज होती है इसकी अदर की। मतलब ये ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज ये है, और ये वाला था तो इसकी मिरर इमेज ये है। इस तरह से एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से मतलब कि चेन बनती जाएंगी और डीएनए का मॉलिक्यूल बनता रहेगा। ये हमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमने पढ़ लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ये होता है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव कैसे है। चलो अब बात करते हैं कि डीएनए इज ए सेमी कंजर्वेटिव क्या है, रेप्लिकेशन है, क्या है, रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तब उसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाती हैं, और एक स्ट्रैंड्स न्यू वाला होता है और एक स्ट्रैंड्स ओल्ड वाला होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि ये कह रहा है, इन्होंने ये वैटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया था। इन्होंने कहा था कि ये सबसे पहले इसके दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे, उसके बाद एक दूसरा डीएनए बनेगा और उसका कॉपी बनेगा, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि ये टोटली कंजर्व नहीं होता। डीएनए का मॉलिक्यूल टोटली कंजर्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, सपोज करें ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह से अपना एक दूसरा कॉपी बनाएगा, दूसरी कॉपी बनाएगा, ठीक है। इसमें दो स्ट्रैंड्स अलग नहीं होंगे। सेमी कंजर्वेटिव में आपको बता रहा हूँ, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल है सबसे पहले क्या होंगे, दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे। ये सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है, दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे और वो एक दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। इसमें एक दूसरा स्ट्रैंड बना, इसमें एक दूसरा स्ट्रैंड बना, इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव, सही है। अब इसका मतलब कि ये टोटली कंजर्व नहीं होता। टोटली कंजर्व का मतलब ये है कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें दो स्ट्रैंड्स अलग नहीं होंगे, ये इसके सामने अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा। ये कह रहे थे रेप्लिकेशन इस तरह से नहीं होती है कि इसके दो स्ट्रैंड्स अलग नहीं हो और ये अपनी दूसरी कॉपी बनाए। सेमी कंजर्वेटिव ये होता है कि ये इसमें दो स्ट्रैंड्स अलग हो, ठीक है, और ये अपनी और दूसरी कॉपी भी बना ले। कॉपी दूसरा मतलब कि स्ट्रैंड्स बनाए, दूसरी कॉपी बनाए, एक ओल्ड वाला हो एक न्यू वाला हो। ऐसा नहीं हो कि एक मतलब डीएनए का मॉलिक्यूल टोटली ओल्ड वाला हो और एक डीएनए का मॉलिक्यूल टोटली न्यू वाला हो। ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव हम तब कहेंगे जब ये दो स्ट्रैंड्स अलग हो और एक दूसरा स्ट्रैंड बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो वैटसन एंड क्रिक ने हमें सजेस्ट किया था, हमें बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव होती है, पर इन्होंने कुछ मतलब किसी एक्सपेरिमेंट की तरह हमको नहीं बता पाए। अब इसका जो वैटसन एंड क्रिक ने हमें बताया था इसके बारे में, तो इनको अगेन टेस्ट किया गया था
और साइंटिस्ट थे इन 1958 में। यहाँ लिख लेते हैं इन 1958 it is tested by 2 other scientists, ठीक है। नेमली नंबर 1 का नाम क्या है? मैथ्यू मीजल्सन, ये एक, और दूसरा जो नाम है उसको हम क्या कहें? फ्रांक्स थाल और मैथ्यू मीजल्सन, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, इन पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये प्रूफ किया कि बाकी रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, और जो हमें वेटसन एंड क्रिक ने बताया ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल राइट है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, और ये जो 2 साइंटिस्ट हैं मैथ्यू मीजल्सन और फ्रांक थाल, ये कहाँ के थे? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे। कहाँ से? फ्राम कैलिफोर्निया जो इंस्टीट्यूट कहाँ का है, किसका है? टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी। इन्होंने ये यहाँ से थे, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ से 2 साइंटिस्ट आए, मैथ्यू मीजल्सन और फ्रांक थाल, 1958 में। इन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या बताया कि ये सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ये है टोटली, ठीक है। इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल लिया, अपनी माहौल में, अपनी सराउंडिंग से एक बैक्टीरियल सेल लिया। उस बैक्टीरियल सेल में वो, उसकी एक खासियत थी, ये N14 वाला था, ठीक है। N14 मतलब कि कम मास वाला था। तो ये कम मास वाला, ये इनको किस तरह से पता चला? सबसे पहले इन्होंने ये बैक्टीरियल सेल लिया, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया? ये जो N14 वाला ये बैक्टीरियल सेल है, इसको लेके यहाँ एक सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसमें डाला, उसमें डाल के सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। उसके डाल के और इसको केप डाल दी, इसके ऊपर केप डाल दी, केप डाल के इसको अच्छी तरह से हिला के फिर इसको नीचे रखा, और इन्होंने देखा ये जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है ना, वो ऊपर आ गया था, ठीक है। ये यहाँ रहा, ये ऊपर कैसे आया, क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि ये N14 वाला था, इसका मास बहुत ही कम था, इस वजह से बहुत ऊपर आ गया। इन्होंने ये कहा कि N14 जो बहुत कम मास वाला है, तो इसलिए ये ऊपर आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये जो N14 वाला है ना, ठीक है, इसको डाला N15 वाले सॉल्यूशन में, N15 वाले सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। डाल के फिर क्या किया उसने? सबसे पहले इन सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप इन्होंने क्या किया? ये जो N14 वाला बैक्टीरियल सेल है, इसको डाला N15 वाले सॉल्यूशन में, N15 वाले सॉल्यूशन में डाल के उसके बाद इन्होंने ये सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला। सॉल्यूशन में डाल के इन्होंने जब इसको केप दे के अच्छी तरह से हिलाया, तो इनको क्या मिला? ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये बहुत नीचे आ गया था, ठीक है, नीचे आ गया था, मतलब सॉल्यूशन के नीचे आ गया था, आखिर में रह गया था। तो इन्होंने क्या किया, क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये जब N14 वाले सॉल्यूशन में गया तो इनकी रेप्लिकेशन हुई, तो ये N14 वाला कम मास वाला था, इसकी रेप्लिकेशन हुई N15 वाले से, तो रेप्लिकेशन हुई तो इसका मास मतलब कि बड़ा हो गया, बहुत मास वाला हो गया। तो जब हमने सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला तो इसलिए इसका मास ज़्यादा था, इसलिए ये नीचे आ गया। और उनके बाद इन्होंने क्या किया? जब इन थर्ड स्टेप, ठीक है, ये जो N14 वाला है, इसको डाला N15 वाले सॉल्यूशन में, ठीक है,
N15 वाले सॉल्यूशन में डाल के इन्होंने क्या देखा, इनको रेप्लिकेशन होने दी। सबसे पहले इनको एक रेप्लिकेशन होने दी, ठीक है, एक रेप्लिकेशन होने दी। उसके बाद यही N15 वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको डाला सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में। सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला तो ये बिल्कुल बीच पे आ गया था डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सपोज करें ये एक इसका डीएनए का मॉलिक्यूल N14 वाला, ठीक है, और ये किसका मॉलिक्यूल है, N15 वाला। जब इनकी रेप्लिकेशन होंगी तो जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन होगी तो ये अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे, तो एक मॉलिक्यूल, एक स्ट्रैंड इसका आ जाएगा, एक स्ट्रैंड इसका आ जाएगा। ऐसा आ गया तो मतलब ऐसे बता दूँ मैं आपको, ये और ये और ये। अब इसका एक स्ट्रैंड इससे मिलेगा और इसका ये दूसरा स्ट्रैंड इसके दूसरे स्ट्रैंड के साथ मिलेगा, तो इस तरह से बन जाएंगे। ये ऐसा मिल गया और ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब ये देखो, अब रेप्लिकेशन एक होने दी, ठीक है, जिसमें एक सपोज करें एक कॉपी हो गई, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक रेप्लिकेशन होने दी जिसमें एक कॉपी बने डीएनए की। उसके बाद इसको ही इनको ही डाला सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में, सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला तो ये बिल्कुल बीच पे आ गया। बीच पे क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रैंड्स जो थी वो थी N14 वाली और दूसरी स्ट्रैंड्स जो थी वो थी N15 वाली, और दूसरे में भी ऐसे ही था, N15 वाली एक स्ट्रैंड थी, N14 वाली एक स्ट्रैंड थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको सीजियम क्लोराइड वाली सॉल्यूशन में डाला तो इनके अंदर दो खासियतें थी, दो प्रॉपर्टीज़ थी। N15 जो बहुत ही कम वाला था और N15 जो बहुत ही बड़े मास वाला था, और N14 जो बहुत ही कम मास वाला था। तो इनके अंदर दो खासियत आ गई, ये ना ही ऊपर जा सका और ना ही नीचे आ सका, ये बिल्कुल बीच में रह गया। जब एक रिप्लिकेशन होने दी तब बिल्कुल बीच में आ गया। बीच में इसीलिए आया क्योंकि ये देखो N14 वाला जो बहुत ऊपर गया था और N15 वाला जो बहुत नीचे गया था, क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा था, इसका मास बहुत कम था। और जब इनको रेप्लिकेशन होने दी एक, तब सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला तब ये बिल्कुल बीच पे आ गया था। मतलब कि एक स्ट्रेंथ इसकी जो थी ना वो थी N14 वाली और एक स्ट्रेंथ थी N15 वाली। इसके लिए ये ना ही नीचे जा सका और ना ही ऊपर जा सका, इसके लिए ये बीच में रह गया। और जब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, स्टेप नंबर 4 में ये होता है, जब ये सेम स्टेप होता है, N14 को डाला N15 में सबसे थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या कि एक रेप्लिकेशन होने दी, और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, ये इनको बहुत सारी रेप्लिकेशन होने देते हैं, ठीक है, बहुत सारी रेप्लिकेशन होने देते हैं, ठीक है। सपोज करें बहुत सारी रेप्लिकेशन हो भी गई हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन होगी। उसके बाद इन्होंने सॉल्यूशन में डाला सीजियम क्लोराइड वाले में, सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला तो इनको क्या मिला, एक जो डीएनए का मतलब दो रेप्लिकेशन होने दी, ठीक है, बहुत सारी नहीं बल्कि दो रेप्लिकेशन होने दी। तो इनको क्या मिला कि एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये ऊपर तैर रहा था और जो दूसरा मॉलिक्यूल ये मतलब बीच पे आ गया था। अब बीच पे आ गया उसका मतलब ये है कि ये उसके अंदर N14 और N15 दोनों हैं, और जो बिल्कुल ऊपर आ गया उसका मतलब उसके अंदर सिर्फ N14 वाला मॉलिक्यूल है। तो इसी वजह से इनको पता चला कि ये जो मतलब रेप्लिकेशन होती है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव होती है, मतलब कि ये टोटली कंजर्व नहीं होती इस तरह से। मतलब ऐसे बन जाए एक मॉलिक्यूल मतलब जिसके अंदर दोनों ही N14 वाले हो, और दूसरा ऐसा बन जाए कि जिसके अंदर दोनों ही N15 वाले हो। ये इनका कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं होती रेप्लिकेशन डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, मतलब कि टोटल कंजर्व नहीं होती, कुछ कंजर्व होती है और कुछ नहीं बनती हैं। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट ने इनको प्रूफ किया और उसके बाद साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये विल्सन और क्रिक का जो मॉडल है जो उन्होंने दिया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो वो बहुत ही दुरुस्त है। अब ये जब देखो ये जो बनते हैं ना, दो स्ट्रैंड्स जो बनते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, दो स्ट्रैंड्स जो बनते हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। सपोज करें एक स्ट्रैंड्स बन रही है इस डायरेक्शन में, तो दूसरी स्ट्रैंड्स जो बनेगी ना वो इस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है।
एक इस डायरेक्शन में बनेगी, तो मतलब दोनों ही जो स्टेट्स बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं हो कि दोनों ही इस डायरेक्शन में बन रही हो, एक इस डायरेक्शन में बनेगी और एक दूसरे, मतलब एक ईस्ट में या एक नॉर्थ में और दूसरी साउथ में। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ये जो रिप्लिकेशन होती है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है। सो थैंक यू वेरी मच।